नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आपका स्वागत है द स्वतंत्र पर, आपके अपने चैनल पर। और आज हम कुछ बड़ी खबरों पर बात करेंगे क्योंकि दुनिया के सामने एक बड़ा संकट। अभी तक हम हॉर्मोज को लेकर बात करते थे, लेकिन अब रेड सी में बाब अल मंदेब स्ट्रेट को लेकर भी खतरा खड़ा हो गया है। ईरान ने साफ धमकी दी है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर इस स्ट्रेट को भी बंद कर देगा। और आप ये जानते हैं कि हूती पूरी तरीके से, जो हुती विद्रोही हैं, वो ईरान के समर्थन में है और उनके सहायता से ईरान ये बंद भी कर सकता है। तो क्या बड़ा खतरा इससे सामने आएगा। और एक और बड़ी खबर, आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि पोलैंड ने इस साल भी लगातार बड़ी संख्या में सोना खरीदा है। क्या उसके पीछे की रणनीति है, ये भी समझेंगे। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोली जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र के और द शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर सर सबसे पहले तो बाबर, अभी तक दुनिया हॉर्मोन को लेकर परेशान थी। पिछली बार भी युद्ध के दौरान ये संकट सामने आया था कि बात चल रही थी कि अगर बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद हो गया तो एकदम ही दुनिया के सामने तहस नहस की स्थिति बन जाएगी। तो क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट पता चल रहा है, और सर इसका क्या महत्व है इस स्ट्रेट का? अगर ये बंद हो गया तो क्या दिक्कतें आएंगी? देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि ये है कहाँ पर। ये जी। सऊदी अरेबिया का एक कॉर्नर है, जहाँ पर यमन नाम का देश भी है। हम्म। और हमास, हम सबको पता है, पैलेस्टाइन में उनका उनका बेस है। हिजबुल्लाह का बेस लेबनान में है, जिसकी वजह से लेबनान पे इजराइल लगातार हमले कर रहा है। 3 H जो हैं, ये हमास, हिजबुल्लाह, हूती। और हूती जो है, इनका यमन में बेस है। अब बाब अल मंदेब, वहां पतला सा एक रास्ता है हाँ। जो कि रेड सी से होके जाता है आगे स्वेज कैनाल, और स्वेज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी में जाता है। यहाँ से जितना भी एशिया से एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप, जी। वो ये रूट लेके जाता है। माना जाता है कि 10 से 12% दुनिया का जो टोटल ट्रेड है वो इस रूट से किया जाता है। अब ईरान ने देखा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ये जो संगठन है ये ईरान द्वारा समर्थित है। इनको दुनिया आतंकवादी संगठन कहती है। और इनके इनके पास हथियार हैं, इनके पास पूरी अपनी आर्मी है। तो इनका आजकल सऊदी अरेबिया से गुत्थम गुत्था शुरू हो गया है। इनका एक तरह से एक दूसरे, यमन का कैपिटल है सना, वहां हाँ। पर अटैक भी किया सऊदी अरेबिया ने। पलट के हूथियों ने सऊदी अरेबिया के एक एयरपोर्ट पर अटैक किया था, अभी 2 दिन पहले की बात है। तो अब ईरान धमकी दे रहा है, क्योंकि ईरान द्वारा फंडेड फंडेड है, तो ईरान धमकी दे रहा है कि हम इसको भी बंद करवा देंगे, क्योंकि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया है, बाधा डाली है। जो भी चल रहा है अमेरिका ईरान के बीच, अब तो युद्ध लगातार चल रहा है। हम्म। पहले तो रुक रुक के चल रहा था, अब लगातार 5 दिन आज हो गए हैं, लगातार अमेरिका के हमले जारी हैं। कोई मध्यस्थता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। अब तो डू और डाई की एक तरह से लड़ाई है, करो या मरो। अब इसको मतलब ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने सोच लिया अब इसको खत्म करके ही निकलेंगे, अब बहुत हो गया, वगैरह वगैरह। हाँ। हालांकि पलटी कभी भी मार सकते हैं, उनके साथ ही हमेशा एक राइडर रहता है। तो अब अगर वो ये रूट बंद करते हैं, हाँ। तो जो क्रूड ऑयल है, जो अभी 85-86 डॉलर के आसपास घूम रहा है, मैंने पिछले 1 घंटे में रेट नहीं देखा, अगर आपके सामने स्क्रीन है जी। तो आप मुझे पढ़ के बता सकते हैं इस समय कितना है। मेरे ख्याल से 85-86 डॉलर के बीच में इस समय चल रहा है। अगर ये बाबल मंदेब बंद हो जाता है, हाँ। तो जो क्रूड ऑयल जो सऊदी अरेबिया भेजता है वो भी, उस पर रुकावट लग जाएगी। इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल के दाम पहले 100 पहुंचेंगे, और उसके बाद अगर ये बंद रहे दोनों रास्ते, तो 100 के बाद 125, 150 भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये 125, 150 पहुंचने का मतलब है कि दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। हम्म। खासकर उन देशों में जो कि आयात पर निर्भर हैं, चाइना, कोरिया, जापान, भारत, वियतनाम, ये देश पूरी तरह से इंपोर्टेड ऑयल पर निर्भर हैं। वो हम्म। पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे और बहुत विकट परिस्थिति पड़ी खड़ी हो जाएगी। डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी विक्रांत। हाँ। डॉलर की डिमांड बढ़ने से आपको यहाँ से डॉलर इंडेक्स, जो अभी 100 से हल्का सा कम है, 100 101 के बीच में कहीं चल रहा है, वो बढ़ जाएगा। बॉन्ड यील्ड जो 4.5 से ऊपर चल रही हैं वो बढ़ेंगी। महंगाई बढ़ने का खतरा फिर बढ़ जाएगा। और कुल मिला के हम बात करें तो सोने चांदी फिर दबाव में आ सकते हैं, भारी दबाव में आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि $4000 का एक बेस बना हुआ है टेक्निकल चार्ट्स पर, कल आपकी हमारी बात हुई थी। जी। उस पर एक बेस बना हुआ है। तो अभी ये बेस, मैंने आपको ये भी कहा था कि ये बेस तभी टूटेगा हम्म। अगर कोई बहुत बड़ी घटना घट गई तो। हाँ। तो ये बाबल मंदेब का बंद होना बहुत बड़ा ट्रिगर होगा नेगेटिव साइड में। और ये यहाँ से ये सोने चांदी को नीचे 1 लाख तक भी ले जा सकता है। अगर ये यहाँ से क्रूड ऑयल के दाम सीधा ऊपर गए,
तो बहुत ही विकट परिस्थिति है। और ईरान अमेरिका का युद्ध कहीं थमता नहीं दिख रहा है। उनके बाकायदा कुवैत पे, बहरीन को उन्होंने निशाना बना रखा है। अमेरिकन बेसिस पे लगातार हमले चल रहे हैं। इनके हमले सदर्न ईरान पर, बंदर अब्बास, चाबार पोर्ट, इनके हमले लगातार, आयरिस एक जगह है, उन सब पे इन्होंने 5-6 जगह अमेरिका लगातार टारगेट करा जा रहा है। कहाँ ये जाएगा, कब समाप्त होगा, इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने दोबारा लड़ाई ये शुरू करी है, और 60 दिन का जो इनको इनकी पार्लियामेंट की तरफ से एक सैंक्शन होती है, इन्होंने बड़ी चालाकी से पहले उसको बंद कर दिया कि अब युद्ध समाप्त हो गया, समझौता साइन हो गया। तो अब इन्होंने दोबारा शुरू किया, ये उसको नई लड़ाई मान लेंगे कि भाई ये तो अब नई लड़ाई है, पहले वाली तो खत्म हो गई, अब फिर इसके 60 दिन गिनने शुरू हो जाओ। तो कुल मिला के इन्होंने उसकी उसकी काट ढूंढ ली है, जो पार्लियामेंट की तरफ से कोई भी राष्ट्रपति 60 दिन से ज्यादा अपनी मर्जी से, बिना पार्लियामेंट से, यानी उनको इनका कांग्रेस बोलते हैं पार्लियामेंट को, बिना कांग्रेस के अप्रूवल के वो युद्ध नहीं लड़ सकता 60 दिन से ऊपर। उसको फिर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसकी इन्होंने ये कार्ड ढूंढ ली, पहले समझौते पे साइन किए, उसके बाद फिर काम शुरू कर दिया। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है विक्रांत कि ये जो युद्ध दोबारा शुरू हुआ है जी, ये, और जो टैंकरों पे हमले हुए, वो हमले ईरान ने नहीं कराए। ये भी कहना है कि अमेरिका ने जानबूझ के एक बहाना निकालना था, दोबारा अटैक करने का कोई कारण ढूंढना था, उस एमओयू को तोड़ने का कोई बहाना ढूंढना था, ऐसा कहा जा रहा है। कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, ये तो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिन टैंकर्स पे अटैक हुए, जिसकी वजह से ये शुरू हुआ है, उनका कहना है कि इन्होंने खुद ही उन पे अटैक करवाए, और ये कह के कि ईरान ने अटैक किया, इन्होंने खुद ही शुरू कर दिया उसको, क्योंकि ये दोबारा से शुरू करना चाहते थे। यानी कुल मिला के मैं देखूं तो युद्ध कभी रुका ही नहीं था। मंशा के हिसाब से युद्ध रुका ही नहीं था। वो सब एमओयू साइन करना वरना एक एक ड्रामा था, एक खाली स्टेज मैनेज्ड एक्ट था, कि दिखाने के लिए था, देखो हमने साइन कर दिया है, ये हमारी बात मान गए हैं, ये है वो। क्योंकि अभी जो उनका बयान आ रहे हैं हमारे लिए बात करने के लिए बेताब है। आज सुबह मैं उनका ट्रुथ सोशल पढ़ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का, हमसे बात करने के लिए बेताब है, मेरे पास फोन आया है ईरान से, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। परिस्थिति बहुत गंभीर हो रही है, और मुझे लगता है ये दुनिया को बिल्कुल मंदी में, गर्त में ले जाने वाली, दुनिया की अर्थव्यवस्था, वो जो इलाका है वो तो मिलिट्री तौर पे गर्त में जाएगा, पर बाकी की जो दुनिया है वो आर्थिक तौर पर गर्त में चली जाएगी। बुरी हालत ये कर देंगे। पहले ही डेवलप्ड वर्ल्ड रिसेशन में, बचा कुचा जो दुनिया का हिस्सा है, वहां भी मुझे लग रहा है ये रिसेशन ला के दम लेंगे। सर आपने कहा कि सोना 1 लाख की तरफ भी जा सकता है, क्या इतना बड़ा संकट आ सकता है यहाँ से दुनिया? नहीं, आप देखिए, क्योंकि सोना इस समय किस पे डिपेंडेंट है, हम ये तो मेरे ख्याल अब तक हमारे जितने फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, सब हम बार बार इस बात को समझाते रहते हैं, और भी प्लेटफॉर्म पे वो सुनते होंगे। हमको सुन सुन के कई और प्लेटफॉर्म ने भी, बाय द वे मैं आपको बताऊं, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं क्योंकि मैं पूरे मीडिया से और डिजिटल वर्ल्ड के संपर्क में रहता हूं, वो मैं दिन में 10-12 शो करता हूं। जी, हमसे सुन सुन के ये जो हमने सिद्धांत बताए हैं, चैनल पर डिस्कस किए हैं, शरद कोहली ऑफिशियल पर या स्वतंत्र पर, इसको सुन सुन के कुछ बड़े बड़े नामी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी हमारी इस बात को उठाना शुरू कर दिया। अब तक वो कोई और कारण बताया करते थे, पर उन्होंने इसको बताना। और देखिए, इससे डॉलर की, जब क्रूड महंगा होगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर मजबूत नहीं होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर इंडेक्स जो 6 करेंसीज के खिलाफ आपको, और मुझे तो डर है अगर डॉलर इंडेक्स 102 के करीब जाता है, तो सोना आपको 1.25 लाख के करीब आता हुआ दिखाई दे जाएगा, और वही डॉलर इंडेक्स अगर और ऊपर जाता है तो 1 लाख के तरफ भी ज्यादा दिख सकता है। पर फिर मैं दोहरा दूं, यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म नजरिया बिल्कुल नहीं बदला है। ये एक असाधारण परिस्थिति है, असामान्य परिस्थिति है, एक्स्ट्रॉर्डनरी रीजन है, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट है ये, और एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है। तो इसलिए इसको कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं, मैं तो समझता हूं अगर 1 लाख 1.25 लाख तक आता है, आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा, पहली बार तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आएगा, आ सकता है। अगर बारबल मंदेब बंद हो जाता है तो क्रूड ऑयल के दाम बिल्कुल एकदम शूट करेंगे यहाँ से। और बल्कि क्रूड ऑयल के दाम, बारबल मंदेब क्या, ये लड़ाई ही अगर और 5-7 दिन 10 दिन चलती रही तो आपको क्रूड ऑयल और ऊपर जाता देख सकता है। क्योंकि इसमें एक और समस्या ये आई है कि अमेरिका ने फिर सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए, चाइना पर, इंडिया पर, उज्बेकिस्तान पर। उन्होंने, उनकी जो सेनेट है, जो उनका अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जिसको सेनेट बोलते हैं, कुछ सेनेटर्स ने रिपब्लिकन्स के कल प्रस्ताव दिया है कि भारत पर 100% आप टैरिफ लगा दीजिए। पहले ही 12.5% टैरिफ को लेकर भारत जो है प्रोटेस्ट किया हुआ है, भारत ने ऐतराज किया हुआ है कि 12.5% आप टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भारत पे इल्जाम लगाया कि आप फोर्स लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाइना से कुछ ऐसा सामान मंगा रहे हैं जिन्हें जबरन मजदूरी द्वारा जो है वो रॉ मटेरियल या पुर्जे जो भी मंगाया गया है उसमें जबरन मजदूरी है। वीगर मुस्लिम्स का शिंजियांग प्रोविंस में जहां से भी मंगवाया गया, जबरन मजदूरी।
तो भारत पे पहले 12.5% का, अब इन्होंने 100% का सेनेटर्स ने एक रेजोल्यूशन मूव किया है। तो क्योंकि ये नहीं चाहता कि रशिया से भारत का, उनका कहना यह है कि भारत रशिया का करीब 1/3 तेल भारत ले हाँ रहा है। रशिया जितना तेल बेच रहा है, सबसे बड़ा उसका कस्टमर चाइना है, हाँ। दूसरे नंबर पर भारत है। इनका कहना यह है कि 1/3 तेल जो है वो भारत ले रहा है, और अगर 15% तक कोई देश रहता है तो हम झेल लेंगे, पर भारत उसको, तो इनका कहना यह है कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है भारत उसकी फंडिंग कर रहा है वगैरह वगैरह, जो पहले नैरेटिव बना था आपको याद होगा। तो ये टैरिफ लगता है और रशियन ऑयल सैंक्शंस और बढ़ती हैं, तो यहाँ से कच्चे तेल के दाम आपको और ऊपर जाते दिखेंगे, क्योंकि अगर भारत ने इस बात को, भारत के, तो भारत सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा कि क्या वो कच्चे तेल की खरीद कम करेंगे रशिया से, या वो बनाए रखेंगे तो सैंक्शंस लगेंगी तो सप्लाई चेन और डिसरप्ट होगी, महंगाई और बढ़ेगी। और अगर भारत सरकार यहाँ से लेना कम करती है तो हम्म। भारत सरकार को दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। अगर दूसरी जगह से लेना पड़ता है तो तो वहां का भाव, क्योंकि रशिया का तेल जो है वो रिलेटिवली स्पीकिंग एक तो मीठा है और सस्ता भी है, बहुत सस्ता। डिस्काउंट तो नहीं है पर रिलेटिवली स्पीकिंग सस्ता है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति है अभी फिलहाल। मुझे यहाँ से क्रूड ऑयल के ऊपर जाने के कारण काफी सारे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे सोना चांदी ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ समय तक, कुछ मैं क्वालिफाई करना चाहूंगा, एक मुश्किल दौर से गुजर सकता है। हालांकि मैं ये बोल के कहना चाहूंगा विक्रांत कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो हाँ मैं चाहूंगा सब गलत हो जाए। हाँ। आज मैं खुद कहता हूँ सब गलत हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस परिस्थिति से दुनिया को गुजरना पड़े। सर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा चल रही है कि पोलैंड ने 2026 में यानी इस साल अभी तक करीब करीब 82 टन सोना खरीदा है, और इसमें से अप्रैल के बाद उसने खरीदा है करीब करीब 37 टन। तो 2025 में भी पोलैंड सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक खरीदार रहा था, और इस साल भी उसी दिशा में बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे रहा है कि पोलैंड में इतनी बड़ी खरीद। तो क्यों पोलैंड इतना सोना, इतना गोल्ड खरीद रहा है? क्या ये सस्ते होने का फायदा उठाया जा रहा है, या पीछे इसके कोई रणनीतिक बड़ी उसकी उसका कदम भी है? देखिए, हैरानी की बात यह है विक्रांत के कुछ चैनल्स हाँ कुछ हफ्ते पहले, आपको याद होगा, आपने भी शायद जिक्र किया था इस बात का, कि जी। पोलैंड ने गोल्ड बेचा है। आपको हाँ याद होगा, रशिया ने, बिल्कुल पोलैंड ने, सर। तुर्की ने, हाँ, 3 देशों का नाम लिया जा रहा था, उसमें पोलैंड का था। तो पोलैंड ये का भी माना था। जा रहा था कि भाई पोलैंड की अर्थव्यवस्था हालत खराब है, हाँ क्योंकि उसको काफी खर्च करना पड़ रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हाँ रशिया ये यूक्रेन से बिल्कुल लगा हुआ देश है। हाँ और एक दो बार पोलैंड के ऊपर ड्रोन भी घूमते हुए दिखाई दिए हैं, तो पोलैंड को काफी खतरा था। तो ये कहा जा रहा था कि पोलैंड बेच रहा। अब पोलैंड ने असल में खरीदा है, क्यों खरीदा है? क्योंकि उसको ये लग रहा है हम्म, कि जो परिस्थिति बनने वाली है आर्थिक रूप से, रशिया का अटैक, क्योंकि रशिया रशिया को गोल्ड बेचना पड़ रहा है, तो हाँ उसको ये समझ में आ गया कि इस इलाके में गोल्ड की बहुत कीमत है, यानी कि गोल्ड को कभी भी बेचा जा सकता है। तो वो अपने रिजर्व्स को गोल्ड में रिप्लेस कर रहा है, जो डॉलर के रिजर्व्स हैं। बाय द वे, मैं बता दूं, दुनिया के करीब 70-72% डॉलर रिजर्व्स, यानी हाँ कि फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में होते हैं। तो उस डॉलर के रिजर्व्स को ना इकट्ठा करके, उसको भी ये दिखाई दे गया, बहुत छोटा सा देश है पोलैंड, उसको दिखाई दे गया कि डॉलर आगे जो है, जिस प्रकार की डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से डॉलर ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो वो मुसीबत के समय के लिए, मैं हम्म, दोहराता हूं, जी। मुसीबत का समय जो पोलैंड को आता दिख रहा है, उस मुसीबत के समय के लिए बजाय डॉलर के वो सोना प्रेफर कर रहा है। और सस्ता होना तो एक कारण है ही है। हाँ इनफैक्ट मैंने, जो शरद कोहली ऑफिशियल चैनल है जिसपे जी। मैं अलग से भी वीडियो वीडियो डालता हूँ अन्य बातों को लेकर, उस पर तो मैंने आज टाइटल, मेरी टीम ने मेरे से सुबह सुबह ये डलवाया कि आप, क्या लोग नकल करना चाहेंगे हाँ पोलैंड की? मैंने, हाँ क्या आप नकल करिए, आप पोलैंड की नकल करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर बड़े बड़े बैंक, जिसने 82 टन इस साल में, 37 टन एक महीने में खरीदा है, तो कुछ उसको दिखाई दे रहा है, हाँ कुछ यूरोप के देशों को दिखाई दे रहा है, कुछ चाइना को दिखाई दे रहा है। कितने देशों को दुनिया में दिखाई दे रहा है कि सोने में आखिर क्या चीज छुपी हुई है, हाँ जो आने वाले समय में उनकी उनकी देश की आर्थिक हालत बदल सकती है। हाँ। सर, यूएस के कंजम्पशन नंबर भी आ जाएंगे, तो क्या किस तरीके की उम्मीद देखी जाए, और क्या उसका असर देखने को मिलेगा? अगर कंजम्पशन घट के आई, हाँ। यानी कि कंजम्पशन कुछ नीचे आई, तो यहां से सोने चांदी को रफ्तार मिल सकती है, क्योंकि कंजम्पशन नीचे आने का मतलब है कि महंगाई कम बढ़ेगी। हम्म। महंगाई कम बढ़ने का मतलब है कि फेड जो है रेट नहीं बढ़ाएगा, और फेड रेट नहीं बढ़ाएगा तो सोने चांदी के लिए वो पॉजिटिव नोट हो जाता है। तो कंजम्पशन नंबर्स अगर आज स्क्वीज आते हैं, यानी हाँ दबे हुए आते हैं, और कम आते हैं कि रिटेल सेल कम हो रही है, इसका मतलब एक धीमी पड़ती हुई अर्थव्यवस्था का ये चिन्ह होता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए जाते फिर, क्योंकि वहां से इन्फ्लेशन आपका
इतनी इन्फ्लेशन बढ़ने की डर नहीं होते। हालांकि मेरा ये मानना है विक्रांत कि इस वेस्टर्न वर्ल्ड में एक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन खड़ी हो रही है। स्टैगफ्लेशन पहले मैं बता चुका हूँ, ये बहुत ही खतरनाक, ये रिसेशन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक तरफ जीडीपी नहीं बढ़ती, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जाती है, यानी दोनों तरफ से दबता है आदमी। ऊपर से ग्रोथ नहीं होती, नीचे से महंगाई बढ़ती जाती है, बीच में आदमी पिस जाता है इसके। तो स्टैगफ्लेशन मुझे नजर आ रहा है। पर तो बाकी कंजम्पशन नंबर्स अगर देखते हैं कैसे आते हैं, बाकी मुझे लग रहा है कि हो सकता है थोड़े कमजोर आए, क्योंकि महंगाई की वजह से अमेरिका में जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो कम हुई है। लेकिन सर जो बाकी एक्सटर्नल फैक्टर हैं, भले ही ये सोने चांदी के लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है, राहत दे सकता है, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं युद्ध के कारण, वो उनका साइज कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है इसके इसके सामने। बिल्कुल, बिल्कुल बड़ा लग रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर का मजबूत होना, हाँ। और फेड के रेट बढ़ाने का करना, महंगाई का खतरा होना वगैरह वगैरह, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स अभी सोने चांदी के अगेंस्ट चल रहे हैं। ये एक छोटी सी, इसमें हो सकता है आपको 40-50 डॉलर की एकदम से बढ़त मिल जाए, या हो सकता है अभी जैसे 4,000-4,050 डॉलर के बीच में, हो सकता है 4,100 डॉलर के आसपास पहुंच जाए। असल में देखिए, छोटी सी खबर को कॉमिक्स के ट्रेडर्स उठा लेते हैं। हाँ छोटी सी खबर को, बहुत ही छोटी खबर को। आज मेरे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे वहां करीब 1.5 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं। जी। उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, किसी एक फॉलोअर ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैसेज भेजा है। हाँ उन्होंने, वो कॉमेक्स में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं गोल्ड सिल्वर की। हाँ तो उन्होंने मुझे ये लिखा कि वैसे तो आप ट्रेडिंग के लिए मना करते हैं, हाँ कहते हैं मैं भी इस हक में हूं, पर फिर भी आप बता दें। हाँ उन्होंने कहा कि अब इसके बारे में फिर मैं अलग से एक वीडियो में जिक्र करूंगा आपसे। हाँ उन्होंने पूछा कि कुछ ओटीएम बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल्स जो है गोल्ड की, वो हाँ 10,000 20,000 डॉलर पर भी है। वो कॉल्स बहुत सस्ती मिलती है, क्योंकि वहां जाने की संभावना रिसेंट उसमें अभी है नहीं। हाँ। तो अगर ओटीएम कोई क्यों लेता है 10,000 20,000 डॉलर, तो इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है। हम्म। इसके लिए आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो पूरा गेम है कॉमेक्स में, वो आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, टेल ऑप्शंस क्या होती हैं, और हेजिंग क्या होती है। ये बहुत टेक्निकल है। मैं आप मेरे से सच पूछें विक्रांत, तो मैं जानबूझ पे इस पे कम बोलता हूँ, हाँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग के बहुत फेवर में नहीं हूँ। हाँ। और मुझे लगता है लोग बहुत मेहनत की कमाई ट्रेडिंग में गवा देते हैं। तो मैं जब ट्रेडिंग पे, मेरा मन बहुत करता है बोलने का, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट समझना अच्छा है, हम्म। पर मुझे लगता है कि सुन के कहीं लोग ट्रेडिंग की तरफ रुझान ना कर जाएं। हम्म। कहीं ट्रेडिंग की तरफ एक भी व्यक्ति अगर उस तरफ चला गया, तो हाँ मुझे मालूम है उसका नतीजा क्या होना है, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं ट्रेडिंग के सिद्धांतों पर भी मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। और हमारी इंडिपेंडेंट विंग है जो ट्रेडिंग एनालिसिस करती है, ट्रेडिंग तो नहीं करती पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का एनालिसिस करती है बाकायदा। ओटीएम, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, सारी कॉल्स को ट्रेस करते हैं, ऑप्शंस को, पुट को ट्रेस करते हैं, कॉमेक्स में भी, एमसीएक्स में भी, स्टॉक्स में भी। पर मैं बोलने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ। हाँ तो इसलिए इसलिए जो है मैं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका मेरे चैनल पर भी जाता है, तो इसलिए ठीक। मैंने सोचा मैं इसका जिक्र करूं। और हाँ शायद स्वतंत्र के भी फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स के लिए बात बिल्कुल। काम की होगी। तो साहब, गोल्ड सिल्वर में प्लीज ट्रेडिंग मत करिए। हाँ मैं आपसे बहुत ही सिंसियर एडवाइस कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग की वस्तु नहीं है। बिल्कुल। सर एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, कल हमने चाइना की अर्थव्यवस्था को लेकर लंबी बातचीत की थी, तो कुछ दर्शकों के मैं रिएक्शन देख रहा था, तो उनमें से कुछ का ये कहना था सर कि वाई क्रिटिसाइज ओनली चाइना, सिर्फ चाइना की आलोचना क्यों, और यूएस की चाइना की लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को लेकर, इकोनॉमिक डाटा को लेकर उनका ये कहना है कि भारत के नंबर्स को लेकर भी कई जगह कई एक्सपर्ट सवाल उठा चुके हैं। और दूसरी चीज सर, एक दर्शक ने ये पूछा कि चाइना की पॉपुलेशन हर साल 10 से 11 लाख घट रही है, जबकि भारत की पॉपुलेशन हर साल करीब करीब 2 करोड़ बढ़ रही है। तो अगर चाइना की जीडीपी थोड़ा नीचे भी जाती है, तो चाइना को उतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर भारत को पड़ेगा, और भारत ज्यादा प्रभावित होगा। तो क्या क्या किस तरीके से देखा जाए? देखिए, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। जो दर्शकों क्षमा करें, मैं पहले तो सबसे क्षमा मांगना चाहूंगा हाथ जोड़ के, कि हाँ मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रूटीन होता है। आप तो फुल टाइम जर्नलिज्म में हैं, पर मुझे, हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस विंग है, उसके बाद स्टॉक मार्केट्स है, कमोडिटी मार्केट्स है, उसमें थोड़ी सी व्यस्तता हो जाती है। हाँ मैं ये दिन के 45 मिनट के करीब जरूर अपने फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को मैं सोचता हूँ कि जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ, हाँ और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।
और अब मैंने क्या किया कि अब मैंने पढ़ने शुरू कर दिए हैं, पर अच्छा। जवाब नहीं दे पाता हूँ। पढ़ हाँ। जरूर रहा हूँ मैं, ये कमेंट मैंने भी नोट किया था। अरे वाह सर। देखिए, मैंने जब कल 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 ये शो किया था, तो हाँ। मैंने एक बात बोली थी, उसमें इसका जवाब छुपा हुआ है। जी। मैंने ये कहा था कि किसी अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी देश के आंकड़ों पर हाँ। कोई संस्था, कोई हाँ। इंस्टीट्यूशन, कोई अंतरराष्ट्रीय एजेंसी आके ऑडिट करे। ये तो हाँ। नहीं है ना। ये हाँ। मैं आपको एक जनरल जवाब दे चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक लेवल के बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, रेटिंग एजेंसीज, एक लेवल के बाद आपके अंदर कॉरिडोर्स में घुस के, आपके सिस्टम में घुस के, आपके वित्त मंत्रालय में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, जिस जिस देश में जो जो भी मिनिस्ट्रीज काम करती है, उसमें अंदर घुस के नहीं देख सकते हैं। हम्म। एक लेवल के बाद आपको जो भी देश घोषित करेगा उसको ट्रस्ट करना पड़ता है। हम्म। तो इसलिए इसलिए ये हम किसी देश की बात नहीं करते, ये सभी देशों पर लागू होता है। भारत पर भी लागू होता है, चाइना पर भी लागू होता है, यूएस पर भी लागू होता है। हम्म। और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, यूरोप के देशों पर लागू होता है। यूरोप के देशों के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो मैं आपको कई दफे बता चुका हूँ, वो हाँ। रिसेशन में है, पर वो दिखा नहीं रहे हैं, कोई चेक तो कर सकता नहीं है इसको। तो इसलिए इसलिए ये नियम सब पे लागू होता है। उसमें कौन सरकार क्या करती है, देखिए, जो हमारे माननीय फॉलोअर्स इस बात को कह रहे हैं कि भारत के भी तो वो, तो दोनों तरफ इसका नतीजा निकाला जा सकता है। ठीक भी हो सकते हैं, नहीं भी ठीक हो सकते। हाँ। जब तक मैं एज एन एक्सपर्ट, जब तक मैं पूरी तरह से सत्यापित ना कर पाऊं, हाँ। जब तक मैं पूरी तरह से किसी चीज को वेरीफाई ना कर पाऊं, तब तक मैं उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा कि यहाँ के आंकड़े ठीक हैं, गलत हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को हम बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। हाँ। मुझे लगता है भारत की अर्थव्यवस्था, जो जीडीपी की रफ्तार है, वो गलत नहीं है। पर हाँ। यहाँ पर समस्या क्या है कि जीडीपी का लाभ जो है, हाँ। वो सबको एक जैसा नहीं मिल रहा है, थोड़ा जबकि अनियमित। विकसित देश में दूसरा होता है। हम्म। ये इसमें समझने वाली, ये एक इकोनॉमिक्स में इसको हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। हम्म। कुछ लोगों को, आपको पहले बता चुका हूं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है, कुछ लोगों को कम मिलता है, कुछ को बहुत कम मिलता है, कुछ को सामान्य मिलता है, कुछ को बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये 4-5 कैटेगरी के लोग होते हैं जीडीपी के बेनिफिट करने वाले। तो भारत जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत विविधताओं से भरा देश है। तो इस पे मेरा ये कहना कि सरकार आंकड़े गलत दे रही है, जीडीपी के आंकड़े, ये भी उचित नहीं रहेगा। मैं जनरल एक बात ये कह सकता हूं कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था के पास ये अधिकार नहीं है। और जहां तक बात आपने चाइना की करी, चाइना की पॉपुलेशन घट रही है, इसमें कोई, पर चाइना और हमारे में फर्क यह है कि चाइना एक प्रिडोमिनेंटली एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। हाँ। वो निर्यात पर बहुत बुरी तरह से निर्भर है, बहुत बुरी तरह से निर्भर है। और उनकी अपनी कंजम्पशन भी है, हाँ। पर अपनी कंजम्पशन स्टोरी भारत की ज्यादा स्ट्रांग है। अब हम्म। आपने जनसंख्या की बात करी, वहां पर घट रही है, नहीं फर्क पड़ेगा, उनकी भी 130 करोड़ के आसपास की तो अभी भी आबादी है। अगर साल की 10-11 लाख घट भी जाती है तो इतना। बाय द वे, भारत में हर साल 3 करोड़ लोग पैदा होते हैं, मैं ये आंकड़ा दे दूं। करीब 90 लाख से 1 करोड़ लोग मर जाते हैं। हाँ। मर जाते हैं, मेरा मतलब कोई एक्सीडेंट में नहीं, स्वाभाविक हाँ। डेथ होती है। हाँ। तो नेट एक्रीशन टू पॉपुलेशन करीब हाँ। 2 करोड़ होता है, जो हाँ सर। आपने नंबर बताया। हर साल हम 2 करोड़, हाँ। क्योंकि 3 करोड़ पैदा होते हैं, एक तो हाँ। मरते भी तो है ना, मरेंगे नहीं अगर, तो फिर तो एक के हाँ। ऊपर एक आदमी खड़ा होने लग जाएगा, इतनी बढ़ जाएगी। तो है। 2 करोड़ के आसपास बढ़ती है। तो चाइना का जो अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर है, हमारे से बहुत फर्क है, हम्म। बहुत ही फर्क है। वो कम्युनिस्ट सिस्टम है। वहां पर मैंने कल भी बताया था, किसी किसी बड़े उद्योगपति को आगे आने नहीं दिया जाता है। कोई हाँ। आपको मल्टी मिलेनियर्स, फोर्ब्स लिस्ट, हुरैंस लिस्ट, ये आपको वहां कुछ नहीं सुनने को मिलेगी। वहां पर कौन अमीर है, एक जैकमा अमीर बने थे, आपने आखिरी अमीर वही सुना होगा, जैकमा। उसका भी बेचारे के साथ क्या हुआ, ये हम सब जानते हैं, बीच में गायब हो गया, फिर प्रकट हो गया। तो चाइना को हमारा, मुझे लगता है चाइना हमारा कंपैरिजन करना ही ठीक नहीं। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। है। एक इंग्लिश में कहावत होती है, कंपेयर एप्पल्स विद, वो कम्युनिस्ट सिस्टम है, वो ओपेक सिस्टम है, वो बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। वो एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, हम एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमारी ग्रोथ कंजम्पशन स्टोरी, उनकी कंजम्पशन स्टोरी का हमें मालूम ही नहीं है। वहां पर ना मेटा चलता, ना गूगल चलता, हाँ। ना अमेजोन चलता। यहाँ पर ये तो, वो दुनिया के साथ वो एक अपनी अपने किस्म की अलग ही जगह है। तो आई आई थिंक चाइना और हमारा कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा उचित नहीं रहेगा। और इनके कमेंट का मैं सम्मान करता हूँ, जो लोग हाँ। कमेंट करते हैं उनकी फीलिंग है, उनका हम पूरा पूरा मैं सम्मान करता हूँ। उनकी ओपिनियन अपनी जगह ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैं उस पर कमेंट करने का अधिकारी इसलिए नहीं हूँ कि जब तक मैं इस बात को पूरी तरह से वेरीफाई ना कर पाऊँ, हाँ। तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा जो कि मैं जिसके जिसके तथ्य हाँ। जमीन पर जाके चेक ना कर पाऊं। बिल्कुल। और सर कोशिश करते हैं हम लोग कि जितने कमेंट्स आए उनमें से जो लगे कि हाँ इस पर चाहे वो देखिए, अगर आपके आपके व्यू के मैं अगेंस्ट है तब मैं तो मैं बिल्कुल इस मैं पे बात आपसे करें। एक हाँ। एक
क्षमा करें, मैं आपको 1 मिनट के लिए टोक रहा हूँ। हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हम इंटरेक्शन रोज करते हैं हाँ तो उसमें से आखिरी के 5 मिनट आप हाँ कमेंट्स के लिए रखा करें। हाँ आखिरी के 5 मिनट हाँ हमेशा कमेंट्स के लिए रखा करें, कमेंट्स उठा के उस पर जिक्र किया करें। इससे लोगों को एंगेजमेंट फील होती है, लोगों को ये लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है हाँ। और सुन पे उसके डिस्कशन भी करा जा रहा है। तो मैं आपको, एक मेरी सलाह है, बिल्कुल बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।